दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ कचहरी परिसर में। मेरठ कचहरी परिसर में मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। वार्षिक चुनाव 2025-26 में पैनल बनकर तैयार है और वक्त है केवल वोटिंग के समय का। 27 तारीख को वोट होना है, लेकिन उससे पहले सर्व समाज के पैनल ने अपनी ताल ठोक दी है और बिगुल बजाते हुए दूसरे पैनल को चारों खाने चित करने का पूरी तरीके से मन बनाया है। हालांकि मुकाबला और कड़ा इसलिए हो जाता है चूंकि वर्तमान के अध्यक्ष रोहितास अग्रवाल ने भी एक बार फिर मन बना लिया है चुनाव लड़ने का, लेकिन इस बार सामने संजय शर्मा है जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार है और इनके पैनल में बड़ी एक संख्या है जो सर्व समाज की है। मेरे साथ खुद संजय शर्मा मौजूद हैं और जान लेते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थिति है और भविष्य में जो इनकी सोच है चुनाव को लेकर के वो क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जी नमस्कार। सबसे पहले आप परिचय अपना दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत संक्षेप में परिचय दिया है। मैं संजय शर्मा हूँ, सिविल लॉयर हूँ और मैं 2015-16 में इस मेरठ ऐतिहासिक बार का महामंत्री पद पे रह चुका हूँ। अब आपने दावेदारी की है अध्यक्ष पद के लिए, सामने रोहितास जी हैं, आप भी मान सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कैसे पार पाएंगे सर? देखिए, रोहितास जी उस समय अध्यक्ष थे 15-16 में, जब मैं महासचिव था। और पार पाने की बात है कि लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार उनका भी है और चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा भी है। हालांकि वो लगातार चुनाव लड़ने के आदी हैं, मैं चुनाव जो है एक ही बार लड़ता हूँ। मतलब वो एडिक्ट हैं और आप लड़ना चाहते हैं, सेवा करने का क्या चाहते हैं, मतलब मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे उनका क्या कारण है चुनाव लड़ने का, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। पूरा पिछले साल जो है उनके काम में क्या कमी रह गई जो इस साल वो लड़ना चाहते हैं। और रही बात मुद्दों की, मुद्दा अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान का है। पिछले 1 वर्ष में अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान को जितना ठेस पहुंचा है उतना शायद कभी नहीं पहुंचा। देखिए वकील साहब, गरिमा और सम्मान बचाने की लड़ाई तो है ही, लेकिन जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनको बेहतर, सुलभ और सस्ता जो न्याय कैसे दिला पाए। हाईकोर्ट बेंच की मांग तो बहुत समय से हमारे पैदाइश से पहले चली आ रही है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, अध्यक्ष जी ने क्या है, संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहते हैं और ई फाइलिंग की व्यवस्था वो भी ध्वस्त हो गई। तो सर पैरवी नहीं हो पा रही है, कमी कहाँ रह गई है? चुनाव पर चुनाव लड़ते जा रहे हैं, हर साल चुनाव आता है, लड़ते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट की बात है तो जीरो। देखिए, कमी कहाँ रह गई ये तो वही बताएंगे, लेकिन कमी विल पावर की है। अगर आदमी मेहनत करके किसी चीज को करना चाहे तो ऐसा नहीं है कि वो ना हो सकती। हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने अभी बहुत पुरजोर तरीके से ई फाइलिंग का मुद्दा उठाया है और मैं समझता हूँ कि मेरठ बार को भी इस बारे में कुछ करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी ने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करी। देखिए, ई फाइलिंग तो शुरू हुई लेकिन सही से नहीं चल पाई। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पूरब वाले वकील नहीं चाहते कि वेस्ट यूपी में ई फाइलिंग शुरू हो जाए। हालांकि तमाम तरीके एलिगेशन है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? आप क्या करेंगे अगर आपको मौका मिलता है? और सर्व समाज पैनल से आप हैं, सभी जाति धर्मों के लोग आपके पैनल में मौजूद हैं, तो क्या प्लानिंग है सर आगे की? देखिए, मेरी लगभग 23 सूत्रीय एक संकल्प पत्र मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ और उसमें जो अधिवक्ताओं के लिए विशेष तौर से है, अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना है जो कैशलेस होगी। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए LIC बीमा की योजना है ताकि किसी अनहोनी के समय शोकाकुल परिवार के आश्रितों को कम से कम 5 लाख की रकम मिल सके। इसी के साथ साथ जो नए बच्चे आ रहे हैं उन नए बच्चों के लिए मेरे मन में ये है कि मैं ये प्रयास करूं कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह 5 साल तक उन्हें जो है वो दिया जाए। ये मेरी प्राथमिकता में है। साथ ही साथ एक और सामाजिक स्थिति वकीलों की अजीब स्थिति होती है कि जब वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हैं तो उस समय वकालत करने में स्थिति में उनकी कुछ कमजोर हो जाती है। तो मैं बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ऐसे हैं जहां वकीलों को 65 साल की आयु के बाद पेंशन जो है मिलती है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं एक ये नई मांग रखूं कि जो 65 साल से ऊपर की आयु के वकील हैं उन्हें एक पेंशन स्कीम मिले ताकि वो सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सके। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। और जिसकी आयु ज्यादा है, बुजुर्ग के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, युवाओं को प्रोत्साहित राशि तो दिला सकते हैं आप चाहते तो, लेकिन जो इनके बैठने की व्यवस्था है, चैम्बर्स की व्यवस्था है, कचहरी में आप देखेंगे युवा बहुत बड़े लेवल पर आ रहे हैं, कॉलेज तैयार कर रहे हैं,
रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, लेकिन बैठने की चैम्बर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पिछली बार भी बातचीत हुई थी, कहा था ये करेंगे वो करेंगे, हालांकि वो सवाल अध्यक्ष जी से किए जाएंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग इसको लेकर के क्या है? खाली प्रोत्साहन राशि से काम चल जाएगा, उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होगी? नहीं, चैम्बरों की तो निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है और चैम्बर होने भी चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय की सहायता से जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं मैं उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में परिवर्तित करा सकूं। तो सर, वकीलों के बैठने के साथ साथ सुरक्षा के एतबार से पिछली बार भी बात हुई थी, कैमरे लगेंगे, प्रकाश के लिए लाइटें होंगी, शाम होते होते हम देखते हैं पूरी जो कचहरी अंधेरे में डूब जाती है। इसके अलावा पुलिस कस्टडी में बदमाश आते हैं, क्रिमिनल आते हैं, गोली चल जाती है, मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं हो पा रही है। पिछले हम काफी समय से देख रहे हैं, रविंदर भोरे जैसे लोगों को यहाँ मार दिया जाता है और यहाँ मुठभेड़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो वकील यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं उनकी जान पर भी बीतती है। और ऐसे में आपने क्या स्टेप लेने की कोशिश की है या सोचा है कि भविष्य में कचहरी के गेट पर चेकिंग हो या कोई ऐसे प्रॉपर फिल्टर लगाए जाएं जिससे कि इस तरह की एक्टिविटी होने से पहले रोका जा सके? ये एक सवाल है और ये कभी कभी घटना होती है और इसमें जान भी जा सकती है, और ऐसा हुआ भी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देखिए, इसके लिए तो जो मेरठ का प्रशासन है उनसे लगातार ये मांग की जाती रही है और मैं ये पुरजोर प्रयास करूंगा कि अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं मेरठ प्रशासन के माध्यम से और हाईकोर्ट की अनुमति से यहाँ कैमरों की व्यवस्था वो प्रशासन के माध्यम से की जा सके। साथ ही साथ लाइट वगैरह की व्यवस्था तो हम नगर निगम से करा देंगे, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी हमारे लिए। और इसके अलावा जो एक विशेष समस्या है जिस पर लोगों का ध्यान कम है कि वकीलों की जो एंट्री है, जो वाहन की एंट्री है, वो एक विशेष पास के जरिए हो। मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील अपनी आरसी जमा कराते हैं और बाहर से उन्हें जो है पास मिलता है और उसी गाड़ी को एंट्री मिलती है। एक डेडिकेटेड पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जब 2015-16 में मैंने एक प्रस्ताव भेजा था, वो अभी भी शासन स्तर पर लंबित है। हमारे यहाँ मस्जिद के पीछे काफी जगह पड़ी हुई है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। तो अगर अधिवक्ता साथ देंगे तो एक पार्किंग पास जो है वो बाहर से इशू होगा, उसे कोई और व्यक्ति नहीं ले सकेगा। और जब वो पार्किंग पास इशू होगा गाड़ी का या स्कूटर का, तो वही व्यक्तियों की एंट्री हो पाएगी जो उस पार्क के पास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि केंद्रीय संघर्ष समिति आपके जो अध्यक्ष होते हैं मेरठ से होते हैं, देखा यह गया कि गाजियाबाद की घटना को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति में दो फाड़ हो गए। गाजियाबाद के वकील कुछ कह रहे थे, मेरठ के वकील कुछ कह रहे थे, यहाँ तक कि पुतले दहन तक कर दिए गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के। तो ऐसे में आपकी क्या प्लानिंग है? और दूसरा, हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार जारी है। केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, एक दो बार टेंट लग जाता है, देखते हैं साल में, इतने साल खत्म और अपना खाना पूर्ति हो जाती है। कुछ प्लानिंग की है इसको लेकर के? क्योंकि ये अगर मुखर तौर पर आप काम करते रहेंगे तो मे भी कुछ हो पाए, क्योंकि ऐसा तो है पूरा साल बीत जाता है, एक दो बार टेंट लगता, खत्म कहानी। देखिए, पिछले साल जो गाजियाबाद में हुआ वो बड़ा दुखद हुआ और वकीलों के लिए इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि जिला जज के कोर्ट के अंदर वकीलों की पिटाई की गई। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति हुई कि केंद्रीय संघर्ष समिति इस मुद्दे पर दो फाड़ में बढ़ गई और हमारे पुरखों की सौंपी विरासत जो मेरठ को मिली, जिसके अंदर अध्यक्ष पद जो है और संयोजक पद मेरठ का रहता था, वो बड़ी विषम परिस्थितियों में गाजियाबाद के द्वारा उस पर जो है अपना क्लेम किया गया। मेरा सबसे पहले यह प्रयास होगा कि मैं केंद्रीय संघर्ष समिति की मीटिंग सब लोगों के यहाँ जाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और केंद्रीय संघर्ष समिति को पुनः उसी रूप से स्थापित करूंगा जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने उस केंद्रीय संघर्ष समिति को रूप दिया था। और हम लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग उस बैनर के तहत करेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास होगा कि कम से कम हड़ताल हो ताकि वादकारियों को जो है सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इसके साथ साथ मेरी एक और मांग है। आपने देखा होगा कि प्रथम अपील एक टेक्निकल पॉइंट है कि प्रथम अपील और रिवीजन जो होते हैं वो जिला जज साहब के यहाँ उसका आर्थिक क्षेत्राधिकार 25 लाख रुपए तक का है। मेरा ये प्रयास होगा कि प्रथम अपील और रिवीजन की असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार हो, केवल सेकंड अपील ही हाईकोर्ट जाए, उससे हाईकोर्ट का बोझ भी कम होगा और वादकारियों को यहाँ सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, अधिवक्ताओं को भी यहाँ काम करने का और मौका मिलेगा। अच्छा, ये आपने जो बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति को गाजियाबाद के लोगों ने क्लेम कर दिया, ऐसा कोई प्रोसीजर है? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी आपको कदम उठाना है, अगर आप अध्यक्ष हैं, तो अभी सभी वकीलों से बातचीत करके कम से कम समन्वय बिठा करके कोई स्टेप ले? हुआ ये कि यहाँ पर खुद से ही इन्होंने कुछ भी घोषणा कर दी और वकील वहां के बिलबिला गए, प्रोटेस्ट हुए
और ये संघर्ष समिति का जो चल रहा था अध्यक्ष पद का उन्होंने क्लेम कर दिया। आपको लगता है कहीं ना कहीं बातचीत की जानी चाहिए थी या सबकी सहमति से कोई फैसले ले जाने चाहिए थे? और आप जो अपने पक्ष में लाने की बात कर रहे हैं कि बैठकर बात करेंगे, तो क्या तरीका है? ऐसा पॉसिबल है कि अध्यक्ष कोई भी क्लेम कर दे? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो घटना इतनी दुखद थी और आक्रोश इतना था कि उस आक्रोश को हम झेल नहीं पाए जो हमारे वर्तमान पदाधिकारी थे। अब उसका यही तरीका था कि उसके बाद भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि केंद्रीय संघर्ष समिति पूरी तरीके से अपने पूरे गौरव में वापस आए। मैं जरूर ये प्रयास करूंगा और ये होगा भी। मुझे अपने जो केंद्रीय संघर्ष समिति के जो जिले हैं उन पर भरोसा है, मेरठ के अधिवक्ताओं की कैपेसिटी पर भरोसा है। हम उनके साथ मिलकर इस केंद्रीय संघर्ष समिति को पुनः उसके गौरवमय रूप में स्थापित करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ थे संजय शर्मा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है मेरठ कचहरी में और अध्यक्ष पद के दावेदार है। 25-26 का जो वार्षिक चुनाव चल रहा है, 27 तारीख को वोटिंग होनी है। हालांकि उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी करने की बात कही है। घोषणा पत्र में क्या कुछ मुख्य पॉइंट होंगे वो भी बताए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से क्या कुछ होगा वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अब इनके पैनल की किस तरीके से जीत होती है या क्या भविष्य में होगा, तमाम चीजें भी भविष्य के घर में है। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी मेरठ। जय हिंद।